हेलो। हेलो। ओके, मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही है? ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका पार्ट 1 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं जूलॉजी बीएससी सेकेंड ग्रुप में, और इसकी वीडियो लेक्चर चैनल पर अपलोड है। तो पहले आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, इसको भी अभी लाइव लेक्चर में देखें और इसको देखने के बाद उसको भी देखें, ताकि दोनों को आप लिंकअप कर सकें और आपको समझ में आ जाए। हालांकि वीडियो अपलोड हो जाती है चैनल पे, तो आपको उसी समय देख लेना चाहिए था। आपके पास 3 दिन का समय था, आपको देख लेना चाहिए था, पर आपने देखा नहीं देखा वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आज हम लोग रिप्रोडक्टिव बिहेवियर पैटर्न पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन, ठीक है, एवोल्यूशन रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, पॉलीगेमी, पॉलीएंड्री, क्या होता है रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में हम लोग देख चुके थे, सेक्सुअल बिहेवियर देख चुके थे, पेरेंटल बिहेवियर थोड़ा सा ब्रीफ में इन लोग को डिस्कस किए थे शॉर्ट में। फिर यहाँ डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर दिए थे। प्री कॉपुलेटरी या फिर मैटिंग बिहेवियर हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कॉपुलेटरी या मैटिंग बिहेवियर। थोड़ा सा मैं प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर को यहाँ पर ब्रीफ में हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं, उसके बाद हम लोग कॉपुलेटरी बिहेवियर पढ़ेंगे। तो प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर में क्या होता है, तो मैटिंग बिहेवियर। ठीक है, तो मैटिंग करने से पहले ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, या फिर जो भी जीव होते हैं वो मैटिंग करने से पहले कई तरह का बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर। और ये चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, तो ध्यान से देखिए। प्री मैटिंग बिहेवियर अलाउ मेल एंड फीमेल टू असेस द स्पीशीज आइडेंटिटी, रिप्रोडक्टिव स्टेट एंड कंडीशन ऑफ देयर पार्टनर। तो प्री कॉपुलेटरी बिहेवियर में जो मेल और फीमेल होते हैं, फीमेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म, वो ये जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो स्पीशीज आइडेंटिटी, अपनी स्पीशीज़ को पहचानने की कोशिश करते हैं। उनके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज को, कि जो मेल पार्टनर है या फिर फीमेल पार्टनर है ऑर्गेनिज्म में, वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है नहीं है। ठीक है, किस स्टेज में ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, ये सारी चीज़ को क्या किया जाता है, पहचानने की कोशिश की जाती है। ठीक है, किस कंडीशन में, किस मौसम में हम ये उनके जो पार्टनर हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश की जाती है प्री कॉपुलेटरी या फिर मैटिंग बिहेवियर में। उसके बाद फिजिकल विजुअल कम्युनिकेशन, तो अलग अलग फिजिकल और विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू अपने पार्टनर को क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन के लिए सिग्नल दिया जाता है, उनको रेडी किया जाता है। जैसे शेप, साइज, कलर, स्ट्रेंथ। ठीक है, अपने अपोजिट पार्टनर का जो शेप होता है, उनका साइज होता है, ठीक है, कलर होता है, स्ट्रेंथ, उनको ये देख कर वो पहचान लिया जाता है कि ठीक है अदर पार्टनर रेडी हैं कि नहीं है मैटिंग के लिए। कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल कम्युनिकेशन, जैसे अल्फैक्टरी या फिर गुस्टैटरी, थ्रू स्निफिंग और लीकिंग जेनिटल ओपनिंग, यूरिन एटसेट्रा टू डिटेक्ट फेरोमोन्स एंड ओस्ट्रस साइकिल, सीजनल स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पॉलीयूट्रस। तो क्या होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो केवल जब ऑर्गेनिज्म में केवल तभी सीक्रेट होते हैं जब वो मैटिंग के लिए तैयार होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ये लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, ऑर्गेनिज्म अलग अलग जीव जंतु कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो वो सूंघ कर, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको सूंघ करके, हार्मोन्स वगैरह को सूंघ करके, ठीक, जो जेनेटल की ओपनिंग होती है, जो जेनेटिलिया होती हैं उनको लीक करके, ठीक है, यूरिन वगैरह होता है उनको सूंघ करके, ठीक है, उनको सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, जो फिरोमोन्स होता है, वो कुछ केमिकल्स होते हैं, उनको पहचानने की कोशिश की जाती है, उनको सूंघने की कोशिश, सूंघ करके, लीक करके पहचान लिया जाता है कि अभी ये ऑर्गेनिज्म या फिर ये जीव रेडी है कि नहीं है, ये पार्टनर रेडी है कि नहीं है मैटिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन। तो बाय लीकिंग और नजलिंग
touch, rubbing, press something or some gently, especially with head or nose, यूजुअली विथ स्मॉल रिपीटेड मूवमेंट। तो कुछ कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू, जैसे ठीक है अदर पार्टनर से कुछ पार्ट्स को क्या करना, टच करना, रब करना, प्रेस करना, लिक करना, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जीव जंतु क्या करते हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। जो केमिकल कम्युनिकेशन है और टेक्टाइल कम्युनिकेशन, ये तो सारे ऑर्गेनिज्म में लगभग देखने को मिलती है, ये सबसे ईजिली देखने को मिलती है। और ऑडिटरी कम्युनिकेशन में देखते हैं तो बहुत सारे तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, उन आवाज़ों को भी, उन साउंड्स को भी क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म के फिर थ्रू या फिर जीव जंतु पहचानने की कोशिश करते हैं कि अदर पार्टनर मैटिंग के लिए रेडी है या नहीं। तो प्री कॉप्यूलेटरी बिहेवियर में ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ों को पहचानने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉप्यूलेटरी बिहेवियर, ठीक है, ये फिर मैटिंग बिहेवियर। तो मैटिंग भी, कॉप्यूलेटरी बिहेवियर और मैटिंग बिहेवियर में मतलब क्या, तो प्री मैटिंग बिहेवियर या फिर प्री कॉप्यूलेटरी बिहेवियर के बाद, ठीक है, कॉप्यूलेटरी या फिर मैटिंग बिहेवियर शो किया जाता है मैटिंग के समय। जब मैटिंग होती है दो इंडिविजुअल के बीच में, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उनके बीच में क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप्स के बिहेवियर शो किया जाता है। तो इट इंक्लूड इरेक्शन एंड प्रोट्रूशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इंट्रोमिशन एंड एजाकुलेशन, ठीक है। तो कॉप्यूलेटरी या फिर मैटिंग के समय क्या होता है, ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, ठीक है, मैटिंग के समय क्या होते हैं, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करते हैं, वो इरेक्ट कर जाते हैं और प्रोट्रूड हो जाते हैं, इरेक्ट हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, और ठीक है, उनके बीच में मैटिंग होती है। और मैटिंग होने के बाद क्या होते हैं, ठीक है, इजैकुलेट, स्पर्म, जो भी स्पर्म या सीमेन वगैरह रहता है उसका इजैकुलेशन होता है, और ठीक है, उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोस्ट कॉप्यूलेटरी मैटिंग बिहेवियर। अब मैटिंग हो चुका है, उनके बीच में कॉप्यूलेशन हो चुका है और दो जीव के बीच में, उसके बाद क्या होता है कि किस तरह का बिहेवियर आता है, डिसमाउंटिंग। डिसमाउंटिंग मीन्स वही होता है कि जो ठीक है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या हुए रहते हैं, जो इरेक्ट हुए रहते हैं, प्रोट्रूड हुए रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिसमाउंट हो जाते हैं, ठीक है, नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं और सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अब सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाते हैं। यहाँ ध्यान रख, सेक्सुअली इनएक्टिव मीन्स, ठीक है, पूरे लाइफ टाइम के लिए सेक्सुअली इनएक्टिव नहीं, कुछ समय के लिए सेक्सुअली इनएक्टिव हो जाती हैं। ये तो ये हो गया पोस्ट कॉप्यूलेटरी या फिर मैटिंग बिहेवियर। अब देखते हैं हम लोग एबनॉर्मल है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। अब एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर क्या होता है, ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी शो करते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर भी शो करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसे शो करते हैं। जैसे होमोसेक्सुअलिटी, फर्स्ट चीज़ है, फर्स्ट यहाँ पर क्या दिया गया है, होमोसेक्सुअलिटी। तो व्हाट इज़ द होमोसेक्सुअलिटी, तो कुछ एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में होमोसेक्सुअलिटी एग्जांपल है, जैसे ठीक है, अगर कोई 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं होमोसेक्सुअलिटी कैसे एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है। तो यहाँ देखिए, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, तो हाउ होमोसेक्सुअलिटी इज नॉर्मल। नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, मेल फीमेल के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और उनसे मैटिंग करते हैं, ठीक है, और फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनसे क्या करते हैं, मैटिंग करते हैं, ठीक। लेकिन होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है, मेल मेल के प्रति अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और जो भी मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ठीक, और वहीं क्या होता है कि फीमेल फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है, फीमेल ऑर्गेनिज्म या फिर फीमेल जीव की तरह क्या होती है, वो अट्रैक्ट होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, परंतु फिर भी यह क्या होती है, ठीक है, नेचर में
या फिर नेचर में क्या होते हैं, प्रकृति में ये चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं और देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में इनके एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिज्म में। तो ये ठीक है, क्लियर सभी को। नेक्स्ट है हाइपो या हाइपर सेक्सुअलिटी, ठीक है। हाइपो या हाइपर सेक्सुअलिटी मीन्स क्या, हाइपो मीन्स क्या, कम, और हाइपर मीन्स ज़्यादा। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें लो सेक्सुअल इंटरेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, लो सेक्सुअल इंटरेस्ट मीन्स, ठीक है, इनमें जो सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो ये भी एक तरह का एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और कभी कभी यह भी देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, सेक्सुअल इंटरेस्ट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो ये भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी, बहुत कम भी और बहुत ज़्यादा भी सेक्सुअल इंटरेस्ट का होना क्या होना है कि एक तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट है इम्पोटेंसी। अब इम्पोटेंसी क्या है, इम्पोटेंसी मीन्स, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या फिर जीव जंतु क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, सेक्सुअली इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो मैटिंग करने में सक्षम नहीं होते हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके, ठीक है, बहुत सारे फिजिकल रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, केमिकल रीज़न हो सकते हैं, या फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका डेवलप अच्छी तरह से विकसित ना होना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू क्या हो सकती हैं, इनमें इम्पोटेंसी आ सकती है। या फिर, ठीक है, अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रॉपर फंक्शनल है तो फिर क्या हो सकता है कि जो स्पर्म का या फिर जो ओवा की जो सर्वाइबिलिटी है वो सर्वाइबिलिटी ना हो, ठीक। तो ये सारी फैक्टर्स हैं। तो ये एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन वर्टिब्रेट। ओके, वर्टिब्रेट में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसे कैसे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले वर्टिब्रेट में भी हम लोग फिशेस में देखेंगे, मछलियों में देखते हैं द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ फिशेस। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग इस पावर पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा पूरा टेक्स्ट टाइप लिखता हूँ ताकि आप लोग इसका नोट्स भी बना सकें, इसको देख सकें। क्लियर। द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ फिशेस इज रिमार्केबली डाइवर्सिफाइड, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव फिश का जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि अलग अलग टाइप्स के फिश पाए जाते हैं और उनमें अलग अलग तरह के क्या देखने को मिलते हैं, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। हैं तो फिशेज लेकिन अलग अलग टाइप्स के, ठीक है। इंसान में क्या होता है, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, ह्यूमन तो इंसान ही है लेकिन भले उनका कलर अलग अलग होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो फिशेज में साइज अलग होती हैं, उनका शेप अलग होता है, पर ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। दे में बी ओविपेरस, lay egg, oviviviparous retain the egg in body until they hatch, or oviviviparous have a direct tissue connection with developing embryos and give birth live young। क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये तीनों तरह से हो सकते हैं, मतलब क्या, ओविविविपेरस हो सकते हैं। ओविविविपेरस किसको बोल रहे हैं, मतलब ये अंडे देने वाली हो, ठीक है, या फिर ओवोविविपेरस हो, मतलब अंडे को कब ये कहाँ रखे, ठीक है, बॉडी में रखे और बाद में उसको हैच करे, ठीक है। या फिर ओविविविपेरस या फिर विविपेरस क्या बोल रहे हैं, कनेक्ट, ठीक है। तो एम्ब्रियो को, डायरेक्ट एम्ब्रियो को ये क्या करे, हैच करे। तो मछली क्या होती है, मछली अंडे भी देती हैं, और वेल मछली अंडे नहीं देती है, ध्यान रखना, वो सीधे के सीधे प्रोजनी को जन्म देती है। तो तीनों तरह के हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। ऑल कार्टिलेजिनस फिशेस द इलास्मो ब्रांचेस, example shark, rays and skates, show internal fertilization and usually lay large heavy shelled egg or give birth to living live young। तो ये लोग क्या करते हैं, जो कार्टिलेजिनस फिशेज हो गए या फिर, ठीक है, दो इलास्मो ब्रांचेस वगैरह हो गए, जैसे कि शार्क वगैरह हो गए, शार्क, रेस एंड स्केट्स, ये सारे फिशेज क्या करती हैं, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, मतलब इनमें
आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है और ये क्या करती हैं, अंडे देती हैं। लेकिन अंडे को ये कहाँ तक रखती हैं, अंडे अपने अंदर रखती हैं, ठीक है। और बाद में वो यंग को क्या करती हैं, ये जो भी प्रोजेनिस होती हैं उसको हैच करती हैं। The most characteristic feature of the more primitive bony fishes is the assemblage of polyandrous many males breeding aggregation in open water and absence of parental care for the eggs। तो जो प्राइमेटिव फिशेस थे, जो पहले की मछलियाँ थीं, उनमें क्या खासियत थी, तो उनमें यह खासियत थी कि जो प्राइमेटिव बोनी फिश थे वो उसमें क्या होते थे, बहुत सारे मेल आपस में इकट्ठा हो जाते थे, ठीक है। बहुत सारे मेल्स क्या होते थे, जो मेल होते थे, मेल फिशेस होती थी, वो एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, बहुत सारे मेल्स, ठीक है। और वहाँ पे सिंगल फीमेल रहती थी, सिंगल फीमेल। और पॉलीएंड्रस मतलब बहुत सारे मेल क्या करते थे, इन्हीं सिंगल फीमेल के साथ मैटिंग करते थे। और मैटिंग करने के बाद जो प्रोजेनिस होती थी, ठीक है, उनकी पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती थी। पेरेंटल केयर मीन्स, ठीक है, बच्चे का जो भी प्रोजेनिस होता है उसका रख रखाव या देखभाल को पेरेंटल केयर कहते हैं, लेकिन इनमें पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती थी। मेनी ऑफ द स्पीशीज इन दिस ग्रुप सच एज हेरिंग इज माइग्रेशन ऑफ देयर ब्रीडिंग एरियाज एक्चुअली, हाउएवर each of these huge spawning aggregation is made up of small coordinated parties consisting of one female and one or more males. On the other hand, a number of fishes are monogamous, form pairs and care the egg or young. In courtship behavior, in which they utilize all potential stimuli including sound, chemical and electrical stimuli, the range and complexity of their display are not exceeded by any other vertebrate group। बोल हम कहना क्या चाह रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है कि जो फिशेज होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि हैरिंग फिशेज, कुछ फिशेज क्या होते हैं जैसे कि हैरिंग्स, ये क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। मीन्स मैटिंग के लिए, सपोज ये यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ से किसी दूसरे स्थान में क्या करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं, मूव करते हैं मैटिंग करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। और वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे मेल्स इकट्ठा हो जाते हैं और ये लोग ग्रुप बना लेते हैं, एग्रीगेट करके समूह बना लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे पॉलीएंड्रस कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ एक फीमेल बहुत सारे मेल्स के थ्रू क्या करती है, मैटिंग करती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ और फिशेस की, मछलियों की बात की जाए तो उनमें मोनोगैमस कंडीशन देखने को मिलता है, मतलब एक फिश एक ही मेल पेरेंट से क्या करेगी, मैटिंग करेगी, पेयरिंग करेगी, ठीक है, और अंडे देगी या फिर यंग को बर्थ करेगी, जन्म देगी, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिला है कि बहुत सारे फिशेस क्या करते हैं कि ग्रुप में मैटिंग करते हैं और बहुत सारे सिंगल या फिर पेयर में मैटिंग करते हैं। क्लियर। अब होता क्या है कि कोर्टशिप बिहेवियर के लिए ये अलग अलग तरह के स्टिमुलाई या सिग्नल के लिए सिग्नल को यूज़ करते हैं। ये अलग अलग तरह से साउंड भी निकालते हैं, केमिकल भी सिक्रेट करते हैं और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई भी जनरेट करते हैं, ताकि इनके जो पार्टनर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उनको आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकें और इनके बीच में सक्सेसफुल ब्रीडिंग हो सके, ठीक है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर डाइवर्स प्रकार के इसमें क्या देखने को मिलता है, डाइवर्स प्रकार का मैटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। Although the sexes are usually separate, hermaphrodism is much more common among the bony fishes than any other group of vertebrate. The reason for this condition are both physiological and ecological। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो फिशेज होती हैं उनमें हर्माफ्रोडिज्म मतलब द्विलिंगी बाइसेक्सुअल बहुत कम होती हैं, ठीक है। या तो मेल फिशेज अलग होती हैं और फीमेल फिशेज अलग होती हैं, अधिकतर ऐसा ही होता है। और इन दोनों मेल फिश अलग होती हैं, फीमेल फिश अलग होती हैं, दोनों के बीच में मैटिंग वगैरह या फिर ब्रीडिंग वगैरह होती है, ठीक है। हर्माफ्रोडिज्म का केसेस बहुत कम देखने को मिलता है। क्लियर, ओके। वन फॉर्म ऑफ हर्माफ्रोडिज्म फेयरली कॉमन इन बोनी फिशेज इज द प्रोटोगाइनस टाइप, in which individual function first as a female and later as a male. It is much more frequent than the reverse situation, proto-androus hermaphrodism. The selective reason for the predominance of former are presumably associated with the relationship between small body size in female and greater energy requirement needed to produce egg। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, हर्माफ्रोडिज्म तो काफ़ी कम देखने को मिलता है, मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन ऑर्गेनिज्म में, फिशेस में बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन
हाँ, एक चीज़ और, आप लोग प्लांट में बाइसेक्सुअल बोलते हो, यहाँ एनिमल्स के केस में हर्माफ्रोडिज्म बोला जाता है। तो कुछ फिशेज में हर्माफ्रोडिज्म के केसेस भी देखने को मिलता है, जहाँ पर क्या होते हैं कि जो मेल फिशेज होती हैं या फिर फीमेल फिशेज होती हैं, ठीक है, दोनों की तरह एक्ट करती है, एक ही मछली दोनों की तरह एक्ट करती है। शुरुआत में वो फीमेल की तरह एक्ट करती है और बहुत सारे ओवा का जनरेट करती है, और बाद में वो मेल की तरह बिहेव करती है, मीन्स बहुत सारे स्पर्म का भी जनरेट करती है, या फिर विल्स बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, स्पर्म का भी जनरेशन करती है। तो दोनों तरह का बिहेवियर देखने को मिलता है यहाँ पर फिशेज में। तो हमने देखा कि फिशेज में क्या होती हैं कि डाइवर्स प्रकार के, ठीक है, बहुत ही डाइवर्स प्रकार के, या फिर अलग अलग प्रकार से आप बोल सकते हो, अलग अलग प्रकार से मैटिंग बिहेवियर देखने को मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं एम्फीबियंस की। फिश का तो हमने देख लिया, अब देखते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में किस तरह से देखने को मिलता है हमें, ठीक, किस तरह की कॉर्टशिप बिहेवियर या किस तरह से मैटिंग बिहेवियर, रिप्रोडक्टिव बिहेवियर देखने को मिलता है एम्फीबियन में। तो कंटिन्यू करते हैं। कॉर्टशिप डिस्प्ले इन फ्रॉग आर ऑलमोस्ट इंटायरली vocal, although in salamanders they may involve tactile, visual and chemical stimuli। तो एम्फीबिया में भी क्या अलग अलग टाइप्स के एम्फीबियन ऑर्गेनिज्म है। हम लोग बात करते हैं फ्रॉग में, तो फ्रॉग में जो कॉर्टशिप बिहेवियर होता है, कॉर्टशिप बिहेवियर जब ये शो करते हैं तो एक क्या होता है, इंटायरली वोकल होते हैं। वोकल्स मीन्स, ठीक है, मेढक को आपने देखा होगा टर टर करते हैं, टर टर टाइप से साउंड निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, ये साउंड निकालते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के साउंड निकालते हैं, और इसी साउंड के थ्रू अपने जो फीमेल पार्टनर होते हैं उनको रिझाने की कोशिश की जाता है, या फिर उनको पहचानने की कोशिश की जाती है, और साउंड के थ्रू ये पता लगाते हैं कि जो अदर पार्टनर है वो मैटिंग के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें टोटल फ्रॉग में किसके थ्रू देखने को मिलता है, साउंड के थ्रू, वोकल के थ्रू। हाँ, और कुछ सैलामेंडर वगैरह हो गए, ठीक है, ये सैलामेंडर वगैरह हो गए, इन सब में क्या देखने को मिलता है, टेक्टाइल, विजुअल या केमिकल। ये कुछ केमिकल भी सिक्रेट करते हैं, ठीक है, और कुछ इनके मूवमेंट को देख करके, कुछ जैसे इनकी मूव करते हैं ना, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट्स शो करते हैं, कभी फास्ट चलते हैं, कभी स्लो चलते हैं, तो या फिर कभी बहुत ही स्लो स्पीड से चलते हैं। तो ये सारे सिग्नल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए या फिर मैटिंग के लिए सैलामेंडर्स में। Although true viviparity has been described in the African frog Nectophyridae, most amphibians lay egg। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, अधिकतर जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, मीन्स वो लार्वा, ठीक है, मेंढक का जो, ठीक है, एग होता है वो कहाँ, वाटर में देते हैं, और वहीं में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर ही क्या होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। विविपैरिटी देखने को बहुत कम मिलता है बोल रहे हैं, ठीक है, वो अधिकतर एग ले करते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जैसे कि अफ्रीकन फ्रॉग नेक्टोपायरोनोइड्स, ठीक है, ये एक नाम है अफ्रीकन फ्रॉग का। ये अंडे नहीं देते हैं, मत मीन्स एग ले नहीं करते हैं, ये सीधे सीधे क्या करते हैं, मेंढक प्रोजनी को जन्म देते हैं, ठीक है, अधिकतर। जबकि एम्फीबिया कैसे करते हैं, अंडे देते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि थोड़ा बहुत एक्सेप्शन देखने को मिल रहा है। Some salamander retain the egg within their body and give birth to the live young। तो क्या करते हैं, कुछ सैलामेंडर्स वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो अंडा होते हैं, जो भी अंडे होते हैं उसको बाहर में हैच नहीं करते हैं, अंडे को शरीर के अंदर ही रखते हैं, और अंडे से जब प्रोजनी निकलता है तो फिर जो प्रोजनीस वगैरह होते हैं या फिर जो यंग होते हैं उनको बाद में ये हैच करते हैं या जन्म देते हैं, ठीक है। Okay. Most frog and salamander do not show brood care, but there are exceptions. In the European midwife toad, the male rather than the female carries the sticky egg on the hind limb. In a number of nectropical frog, the male carries egg under flap of skin on back। हम लोग ब्रूड्स, ठीक है, अब ब्रूड्स केयर हम लोग किस चीज़ को बोल रहे हैं, ब्रूडिंग केयर, ठीक है। तो ब्रूड केयर मीन्स जो प्रोजनीज वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, या फिर जो एग वगैरह होते हैं उनकी केयरिंग करते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत उनको क्या करते हैं, केयर करते हैं, उनकी रख रखाव करते हैं। जो सैलामेंडर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें कुछ में आपने देखा होगा कि जो अंडे देते हैं ऑर्गेनिज्म, उनकी क्या करते हैं, केयर करते हैं। लेकिन ये जो यूरोपियन
मेढक वगैरह है, उनमें क्या करते हैं मेल, ठीक है, मेल, ठीक है, फीमेल की तुलना में क्या करते हैं, जो मेल होते हैं वो स्टिकी एग को अपने हिंड लिम्ब पे रखते हैं। उसी तरह से नेक्टोपोरल फ्रॉग में, ठीक है, मेल क्या करते हैं, एग को अपने फ्लैग की स्किन में क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं। तो ये सारी केयरिंग देखने को मिलती है। इन सम स्पीशीज द यंग टेडपोल क्लिंग द बेक ऑफ द मेल बाय यूजिंग दियर सकर लाइक माउथ। तो कुछ स्पीसीज जैसे यंग टेडपोल वगैरह में, ठीक है, ये क्लिंग वगैरह में या फिर जो अपने सकर्स माउथ होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, छिपा कर रखते हैं। तो देख रहे हो कि एम्फीबियंस में भी अलग अलग टाइप्स का देखने को मिल रहा है अधिकतर, लेकिन ये अंडे देते हैं, लेकिन कुछ में ये क्या होते हैं, ओविपेरिटी देखने को मिलती है। हमने एम्फीबियंस भी देख लिए, अब थोड़ा सा देखते हैं रेप्टाइल्स के बारे में कि रेप्टाइल्स में किस तरह से रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो किया जाता है। 1 मिनट देखते हैं रिप्रोडक्टिव बिहेवियर रेप्टाइल्स में। Okay, reptiles are the first vertebrate that in an evolutionary sense have evolved an egg that is truly independent of water. Indeed, many snakes and lizards have even gone beyond this stage, have attained complete viviparity. क्या बोल रहे हैं इसको ध्यान से देखना, ठीक है। रेप्टाइल्स फर्स्ट ऐसे वर्टिब्रेट हैं, ठीक है, जो इवोल्यूशन की दृष्टि से, जिनमें इवोल्यूशनरी सेंस आया, ठीक है, विकास की दृष्टि से जिसमें इवोल्यूशनरी सेंस आया, तो फर्स्ट ऐसे रेप्टाइल वर्टिब्रेट हैं। और इनमें क्या हुआ कि, ठीक है, इस तरह से इवोल्यूशन देखने को मिला, इस तरह से इनमें इवोल्यूशन देखने को मिला कि ये इनका जो एग था, इनका जो अंडे थे वो वाटर से इंडिपेंडेंट थे, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। ये अगर ये, ठीक है, ज़मीन पे या फिर क्या बोलना चाहिए, स्थल पे अंडे दे रहे हैं तो उन्हीं पे क्या कर सकते थे, ये उनमें फर्टिलाइजेशन कर सकते, इनके बीच में होता था। तो ये पहला ऐसे ऑर्गेनिज्म थे, इसको समझना बहुत अच्छे से, इसको याद रखना है इस लाइन को, कि इवॉल्व एन एग दैट इज ट्रूली इंडिपेंडेंट इन वाटर। तो पूरी तरह से इनके एग थे वो वाटर से फ्री थे, ठीक। तो बहुत सारे स्नेक्स और लिजार्ड्स वगैरह में क्या देखने को मिला, ठीक है, इस स्टेज में भी कंप्लीट विविपेरिटी देखने को मिली। कंप्लीट विविपेरिटी मीन्स जो लिजार्ड वगैरह थे या फिर स्नेक्स थे, ठीक है, इनमें अंडे होते हैं, याद रखना है, जो सांप, बहुत सारे सांप होते हैं इनमें अंडे होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ सांप ऐसे होते हैं, मैं इसको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्नेक, ठीक है, स्नेक या फिर, एक मिनट, स्नेक या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिजार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, लिजार्ड या फिर स्नेक और लिजार्ड क्या करते हैं, कुछ अभी भी अंडे देते हैं, ठीक है। और इन अंडे से क्या निकलते, इस अंडे से क्या होता है, फिर इस अंडे से क्या होता है, इन अंडों से फिर इनके यंग, ठीक है, यंग या फिर प्रोजनी जनरेट होते हैं, निकलते हैं, फूटते हैं, ये बाहर होता है। लेकिन ऐसे भी स्नेक और लिजार्ड होते हैं जो, जिनके अंदर क्या होते हैं, अंदर में ही अंडे होते हैं, ठीक है, अंदर में ही क्या होते हैं, अंडे होते हैं। और ये क्या करते हैं, अंडों से ही, इन्हीं अंडों से ही क्या करते हैं, ये अंडे से ही, ये अंडे ही बाद में क्या किसमें कन्वर्ट होती हैं, इन अंडे से प्रोजनी, मतलब सीधे सीधे प्रोजनीज भी निकलते हैं। तो इस तरह का दोनों तरफ की कंडीशन देखने को मिलता है रेप्टिलिया में। It is difficult to generalize about reproductive behavior in reptile because the various group differ from each other in the sensitivity of their receptor organ। क्या बोल रहे हैं कि ये रेप्टिलिया हैं, रेप्टिलिया बहुत सारे प्रकार के होते हैं, डाइवर्स प्रकार के होते हैं, और इनके बीच में भी, ठीक है, इनके बीच में भी जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है उनको जनरलाइज कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इनका जो सेंसिटिविटी होता है वो अलग अलग होता है और रिसेप्टर ऑर्गन भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप की सेंसिटिविटी होती हैं, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर ऑर्गन होते हैं। अब रिसेप्टर ऑर्गन अलग अलग टाइप से कैसे, तो देखो, सांप क्या होते हैं, सांप में रिसेप्टर मतलब रिकॉग्नाइज करने के लिए या पहचानने के लिए
रिप्रोडक्शन वगैरह को या फिर दूसरे भी प्रकार के बिहेवियर को, उनके पास केवल उनकी जीभ होती है, कान वगैरह तो होते नहीं हैं। जीभ को निकाल के क्या करते हैं, टंग को निकाल के क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं। जबकि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, उसमें ठीक है कान वगैरह पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि रिसेप्टर ऑर्गन अलग अलग डाइवर्स प्रकार के होते हैं और सेंसिटिविटी भी अलग अलग टाइप्स की होती है, इसलिए इनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो भी बहुत डाइवर्स होता है। इन मेनी टर्टल्स फॉर एग्जाम्पल द मेल आर टेरिटोरियल एंड वेरी एग्रेसिव ड्यूरिंग द ब्रीडिंग पीरियड। अब हम लोग बात करें टर्टल या कछुए में, तो जो मेल होता है फीमेल की तुलना में, जब ये लोग ब्रीडिंग सीजन, इन लोग का ब्रीडिंग सीजन आता है, तो ये क्या होते हैं, ये बहुत अपने जो टेरिटरी होते हैं उस आसपास में बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, बहुत ही ये क्या करना चाहिए, उत्तेजित होते हैं। कौन सा, या फिर एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। कौन, जो मेल टर्टल होते हैं वो फीमेल की तुलना में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक, courtship behavior involve mainly tactile stimuli, but olfactory clues are also important. It has been recorded that wood turtle क्लिमिस एक्चुअली एमिट लो विस्टल ड्यूरिंग कोर्टशिप। ठीक है, तो कोर्टशिप के समय में या मैटिंग के समय ये लोग क्या करती हैं, अलग अलग टाइप के स्टिमुलस सिग्नल देते हैं, जैसे टेक्टाइल स्टिमुलस या फिर ऑल्फैक्टरी हो सकता है। ठीक है, ये लोग सूंघ करके या फिर देख करके ये लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल है वो टर्टल का, ये क्या करता है, सीटी। ठीक है, थोड़ा लो इंटेंसिटी का जो सीटी मतलब सीटी जनरेट करते हैं, सीटी बजाते हैं, कब, मैटिंग के समय। टर्टल यूजुअली बरी देयर एग्स एंड डू नॉट ब्रूड देम। तो ये क्या करते हैं, टर्टल्स अपने एग को क्या करते हैं, बाहर ले करते हैं और इनको में ब्रूड केयरिंग देखने को नहीं मिलती। नेक्स्ट देखते हैं लिजार्ड में। लिजार्ड में किस तरह का देखने को मिलता है, तो दे आर ऑलमोस्ट एवरी सेंसरी मैकेनिज्म इन देयर रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो लिजार्ड क्या करते हैं, हर सेंसरी मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं इनकी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए। द नॉक्टोरल गीकोस एम्प्लॉय वोकलाइजेशन इन एडिशन टू टेक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई। तो जो नॉक्टोरल गीकोस होते हैं इनके थ्रू ये क्या करते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के साउंड निकालते हैं, वोकल साउंड निकालते हैं और उनके थ्रू पहचानते हैं। और साउंड निकालने के साथ साथ ये टेक्टाइल मूवमेंट को भी देखकर पहचान जाते हैं या फिर कुछ चीज़ों को सूंघ कर भी ये पहचान जाते हैं। ठीक, स्किंग सच एज ह्यूमिस रिलाई हैवीली ऑन ऑल्फैक्टरी क्लूज। तो जो ठीक स्किंक होते हैं ये केवल और केवल किस पर डिपेंड करते हैं, ऑल्फैक्टरी क्लूज पर, मतलब केवल और केवल ये सूंघ कर, ठीक है, सेंस कर पहचानते हैं कि मैटिंग के लिए रेडी है कि नहीं है अदर पार्टनर। लिजार्ड ऑफ द लार्ज फैमिली एगुनिडी आर ऑलमोस्ट इंटायरली डाइयूनिनल क्रिएचर एंड यूटिलिजुअल डिस्प्ले। तो इनमें अलग अलग टाइप का, जो एगुनिडी फैमिली का लिजार्ड है उनमें अलग अलग टाइप्स का बिहेवियर देखने को मिलता है। कुछ एनोल्स वगैरह हो गए, ठीक है, मेनी सच एनोल्स आर इक्विप्ड विथ थ्रोट फ्लैप that is often brightly colored and specially marked. It is usually both in courtship and territorial defense. तो क्या होता है कि जब मैटिंग के समय क्या होते हैं, एनोल्स क्या होते हैं, इनके जो थ्रोट फ्लैप होता है वो क्या करता है, वो ब्राइट कलर का हो जाता है। ठीक है, जो इनका थ्रोट फ्लैप, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में गले के आसपास कुछ अलग एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, उसी को बोल रहे हैं थ्रोट फ्लैप। वो क्या होता है, जब इन मैटिंग के लिए जब ये लोग रेडी होते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है, ब्राइट कलर का हो जाता है। और इसी को देख करके अदर पार्टनर क्या होता है, समझ जाता है कि ये अभी मैटिंग के लिए रेडी है। ठीक है, तो इस तरह से ये यू आउट के बीच में मैटिंग होती है। द स्किंक एंड नंबर ऑफ अदर लिजार्ड आर नोन एज अ गॉड देयर एग्स। तो जो स्किंक वगैरह होते हैं और बहुत सारे लिजार्ड होते हैं वो अपने अंडों की क्या करते हैं, रख रखाव करते हैं, देखभाल करते हैं अपने अंडों की। अब हम लोग बात करते हैं रेप्टिलिया में भी स्नेक की। ठीक है, देखते कितना बचा, बर्ड्स, उसके बाद मैमल्स। ठीक है, स्नैक्स में बात करते हैं सांप में। इन जनरल द रिप्रोडक्टिव बिहेवियर ऑफ स्नैक इज नॉट वेल नोन। तो सांप का अभी भी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर बहुत अच्छे से नोन नहीं है। द टंग इज अपरेंटली एज इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन फॉर रिसीविंग ऑल्फैक्टरी एंड अदर केमिकल स्टिमुलाई। तो सांप का जो जीव होता है वही क्या होता है, वही जो भी सेंस वगैरह होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए या फिर दूसरे प्रकार के मेकनिज़म को समझने के लिए, तो टंग से ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं, या फिर थोड़ा टंग से ही क्या करते हैं, जो भी केमिकल्स वगैरह होते हैं उनको
समझने की कोशिश करते हैं, उनको सेंस करने की कोशिश करते हैं। The male of some snakes have characteristic skin papillae, nipple-like projection on throat. They rub the papillae over female body, suggests that tactile stimuli are also important to reproduction. तो कुछ स्नेक्स में ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ सांप में ऐसा देखने को मिला है कि कुछ सांप में क्या पाया जाता है, उनके जो थ्रोट आसपास का, ठीक है, गले आसपास के जो रीजन होते हैं उसमें, ठीक है, निप्पल लाइक का प्रोजेक्शन पाया जाता है। निप्पल लाइक के क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। और इन्हीं उभार को क्या करते हैं, जो फीमेल स्नेक होते हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके बॉडी के ऊपर ये क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, तो जब ये चीज़ करते हैं, रब करते हैं, तो जो भी इनके जो, ठीक है, अदर स्नेक्स होते हैं, जो फीमेल स्नेक्स होती हैं, वो इस चीज़ को सेंस करती हैं कि दिस इज़ द रेडी फॉर मैटिंग। बोआस वगैरह में, इन बोआस द रूडिमेंट्री पेल्विक बोन सर्व एज अ क्लॉ फॉर लिफ्टिंग द हिंड एंड ऑफ फीमेल एंड प्रोड्यूसिंग द वाइब्रेशन दैट इज सेड टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ कपल्सन। तो जो बोआस वगैरह हैं उनमें जो क्लास होते हैं, वो क्लास क्या करती हैं, वही इस क्लास को जो फीमेल वगैरह होती हैं उनके बीच में क्या करते हैं, उनसे ये कांटेक्ट करते हैं और एक तरह का वाइब्रेशन जनरेट करते हैं। और वही वाइब्रेशन क्या होता है, कपल्सन या मैटिंग के लिए, इनके लिए क्या होता है, सिग्नल होता है। सम स्नेक्स द पाइथन इन पर्टिकुलरली इनक्यूबेट एंड गार्ड देयर एग्स। तो कुछ सांप क्या होते हैं, अपने अंडे वगैरह होते हैं उसको क्या करते हैं, अंडे तो दे देते हैं लेकिन उनकी केयर भी करते हैं, ठीक, उनकी सुरक्षा भी करते हैं। तो देख रहे हो कि इनमें पेरेंटल केयर पाई जा रही है। अब हम लोग बात करते हैं एलिगेटर्स की, मगरमच्छ, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल। The bellowing roar of male alligators serve to establish breeding territories and apparently also attract the female. तो क्या करते एलिगेटर्स क्या करते हैं, ठीक है, बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं। जो मेल एलिगेटर होते हैं वो बहुत सारी क्या करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, तरह तरह की आवाज़ निकालते हैं। और उन्हीं आवाज़ों को सुनकर, पहचान कर क्या होते हैं, फीमेल अट्रैक्ट होती हैं मैटिंग के लिए, या फिर वो समझ जाती हैं कि अदर पार्टनर इज़ रेडी फॉर मैटिंग। Female crocodile remain in the vicinity of their nest and will defend it vigorously. और फीमेल जो भी क्रोकोडाइल होता है वो अपने नेस्ट पे ही रहता है, अपने जो घोंसले, जो अपने नेस्ट बनाते हैं वहीं पर रहते हैं और क्या करते हैं, ये पेरेंटल केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने जो भी चाइल्ड वगैरह या फिर जो भी बर्थ दिए रहते हैं उनकी क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं। अब देखते हैं हम लोग बर्ड्स वगैरह में, पक्षियों में किस तरह का देखने को मिलता है। हमने देख लिया एलिगेटर्स, अब देखते हैं बर्ड्स, बर्ड्स के बाद सीधा मैमल्स। 1 मिनट। थोड़ा सा लंबा, 5-10 मिनट का लंबा जाएगा लेक्चर अगर ठीक है, तो फिर आप लोग फिर तब तक अपने आप को, ठीक है, इतना एनर्जाइज रखना कि इस लेक्चर को कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, एनिमल बिहेवियर और रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, ये बिहेवियर पैटर्न, बिहेवियर पार्ट्स का या फिर बिहेवियर चैप्टर का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि एनिमल बिहेवियर समझना है तो जूलॉजी के स्टूडेंट हो, एनिमल के बिहेवियर को समझना है तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। देखते हैं, वन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन बर्ड्स possibly peculiar to them and some mammals is that many courtship display are at least preferred through practice from the parents, an example of learning of birds। तो बहुत सारे इनमें अलग अलग टाइप का डाइवर्स प्रकार का क्या देखने को मिलता है, कॉर्टशिप बिहेवियर देखने को मिलता है। और ये क्या करते हैं, बहुत सारे कॉर्टशिप बिहेवियर को क्या करते हैं, देख कर सीखते भी हैं। ठीक है, जैसे कि सॉन्ग करना, बर्ड्स हमेशा क्या करती हैं, दूसरे बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए, मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड्स को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के साउंड निकालती हैं। आपने घरेलू मुर्गी वगैरह हो गया, ठीक है, उनको देखा ही होगा, या फिर दूसरे भी अदर बर्ड्स हैं उनको देखा ही होगा, तरह तरह के साउंड निकालते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए। और इनमें अलग अलग फिर कॉर्टशिप बिहेवियर देखने को मिलती हैं, और बहुत सारे बिहेवियर को ये सीखते भी हैं। Courtship stimuli in birds are mostly visual and auditory, but it is possible that odor may be important in some petrel and shearwaters, mostly birds from pair। देखो,
बर्ड्स में अधिकतर जो रिप्रोडक्शन के लिए या फिर मैटिंग के लिए जो सिग्नल होता है वो, ठीक है, या तो वो देख कर, ठीक है, देख कर समझ जाते हैं, या तो ऑडिटरी मतलब बहुत चीची चीची करके गाना गाकर समझ जाते हैं, अलग अलग तरह से साउंड निकाल कर। ध्यान रखना, अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग साउंड निकालते हैं, अलग अलग तरीके का, तो उनको देख कर ये समझ जाते हैं। लेकिन कुछ में अलग अलग टाइप का भी बिहेवियर देखने को मिलता है। कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, स्मेल वगैरह को सूंघ कर पहचान जाते हैं, जैसे कि कुछ पेट्रल्स वगैरह हो गए और कुछ सीयर वाटर्स वगैरह हो गए। ये क्या करते हैं, ये, ठीक है, ऑर्डर को देखकर पहचान जाते हैं, ऑर्डर को देखकर नहीं सूंघ कर पहचानते हैं। ऑल बर्ड्स ले एग, it curious that they do so because the time of highest mortality is most bird usually occurring during egg layer period. Apparently birds lack some adaptation that would permit them become viviparous. क्या बोल रहे हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, जो पक्षियाँ होते हैं, वो सारे के सारे पक्षियाँ क्या करती हैं, अंडे देती हैं। क्या करती हैं, सारे के सारे पक्षियाँ अंडे देती हैं, ठीक है। और ये अंडे एक पर्टिकुलर सीज़न में ही देते हैं, पर्टिकुलर सीज़न में ही देते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सीज़न में ही देते हैं। पर्टिकुलर सीज़न में क्यों देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी मोर्टेलिटी या सर्वाइबिलिटी क्या होती है, सर्वाधिक होती है। तो एक पर्टिकुलर सीज़न में ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और उनसे फिर इनके प्रोजेनीज निकलते हैं। इनमें विविपेरस टाइप का कोई भी एडेप्टेशन देखने को नहीं मिलता है। विविपेरस टाइप के मीन्स डायरेक्टली ये लोग क्या करें, डायरेक्टली अपने बच्चे को जन्म दें, इस टाइप का, अपने, ठीक है, बर्ड्स को जन्म दें, इस टाइप का कोई भी मॉडिफिकेशन या फिर एडेप्टेशन देखने को नहीं मिलती है। क्लियर। Many female that lay a fixed number of egg are referred as a determinate layer, pigeons and doves. Some never lay more than 1 or 2 eggs. Other species are often referred as an indeterminate layer because in the absence of suitable stimuli they continue produces egg. एक चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट क्या होता है कि इनडिटरमिनेट नहीं, डिटरमिनेट किसको बोलेंगे, डिटरमिनेट हम लोग उसको बोलेंगे जिनमें क्या होता है, जो एक निश्चित नंबर में अंडे देते हैं। मतलब जैसे कोई स्पीशीज 2 ही अंडे देती हैं, मैना क्या होती हैं 5 या 4 अंडे ही देती हैं, ठीक है। तो कुछ पक्षी क्या होते हैं, मोर क्या होता है 2 ही अंडे देता है। तो इस तरह से इनमें फिक्स होता है कि ये इतने अंडे देंगे, इतने के बाद ये अंडे नहीं देंगे, 2 अंडे के बाद और अंडे नहीं देंगे, तो उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, डिटर्मिनेट्स। जैसे कि पिजन वगैरह हो गया, डव्स वगैरह हो गया, ये इनमें फिक्स रहता है अंडा, ठीक है, इससे ज़्यादा वे अंडे नहीं देंगे, ठीक है। देख रहे हो, नेवर ले मोर देन 1 or 2 एग, तो 1 से या 2 अंडे से ज़्यादा अंडे नहीं देंगे, तो इनको हम लोग बोलेंगे डिटर्मिनेट्स। लेकिन कुछ पक्षी क्या होते हैं, इनडिटर्मिनेट होते हैं, मतलब वो कंटिन्यूसली बहुत सारे अंडे देते जाते हैं जब तक कि उनको कोई सिग्नल ना मिले, जब तक कोई केमिकल स्टिमुलाई या सूटेबल सिग्नल ना मिले कि अब अंडे प्रोड्यूस करना स्टॉप करो, तो तब तक वो क्या करते हैं, अंडे देते ही रहते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट लेयर। क्लियर। तो डिटर्मिनेट लेयर और इनडिटर्मिनेट लेयर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। Such behavior is clearly adaptive if eggs are lost for some reason. If the environmental stimuli are present, the missing egg are replaced. ठीक है, तो ये सारी एडेप्टेशन क्या होते हैं, जो फिर एडेप्टिव होते हैं, ये बिहेवियर क्या होते हैं, ठीक है, सीज़न के ऊपर या फिर बहुत सारे कारण पर डिपेंड करते हैं। कैसे कि अगर 2 अंडे दिए तो 2 अंडे में से एक अंडा अगर खराब हो गया तो क्या होगा, एक ही अंडा रह जाएगा, तो उस अंडे को करने के लिए फिर ये क्या करते हैं, दूसरा अंडा एग ले करते हैं, ठीक है, उसको रिप्लेस कर देते हैं। क्लियर। द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिटरमाइन एंड इनडिटरमाइन लेयर इज ऑफन नॉट क्लियर। फॉर मेनी इनडिटरमाइंड लेयर विल नॉट रिप्लेस मोर देन 1 or 2 मिसिंग लेग। कहने का मतलब ये है कि कुछ इनडिटरमाइंड लेयर मतलब बहुत सारे अंडे जो देते हैं, उनमें सपोज 12 अंडे हो गए, ठीक है, 12 अंडे के बाद में से 6 अंडे खराब हो गए, तो फिर 6 अंडे ये वापस से क्या करते हैं, ठीक है, दोबारा से ये एग ले कर लेते हैं। लेकिन जो इनडिटरमाइंड लेयर हैं, जो इनडिटरमाइंड है, वो क्या करते हैं, अगर 2 है, अगर दोनों ख़त्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया कोई भी कारण से, तो फिर दोबारा 2 अंडे नहीं देते हैं। तो ऐसा बिहेवियर भी देखने को मिलता है बर्ड्स वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया। ओके।
और याद रखना अधिकतर जो बर्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो ठीक है पार्टनर में रहते हैं, पार्टनर में मतलब ठीक है पार्टनर में रहते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। Most birds build nest and incubate their egg, but the incubator birds and such brood parasite are cuckoos are among the exception in the rule। तो अधिकतर जो पक्षियाँ होती हैं वो अपने घोंसले बनाती हैं, घोंसले में अंडे देती हैं और उन अंडे को सेती हैं, इंक्यूबेट करती हैं, ठीक है, जो इंक्यूबेटर बर्ड्स वगैरह होते हैं वो। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि कोयल क्या करती है, अपने अंडे तो देती है लेकिन ये अंडे को सेती नहीं है, अंडे को ये कहाँ पर छोड़ देती है, कोयल कहाँ पर छोड़ती है, किसी घोंसले पे। तो कोयल अंडे को किसी दूसरे जीव के कहना चाहिए घोंसले में, कि दूसरे पक्षी के घोंसले में छोड़ देता है, अंडे दे देता है, और दूसरे पक्षी क्या करते हैं, उनके अंडे को इंक्यूबेट करते हैं, सेते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ इनक्यूबेशन वेरीज फ्रॉम अ लिटिल is 9 days in some tropical perching birds as long 80 days in some albatross। तो जो अंडे हैं उनके सेने का जो दिन है, मतलब इंक्यूबेशन करने का जो दिन है, वो क्या होता है, वो अलग अलग देखने को मिलता है। कभी कभी तो 9 दिन में भी ठीक है उनमें से प्रोजनीस निकल आते हैं अंडों में से, और कभी कभी 80 दिन भी लगता है। इन मोस्ट स्पीशीज दैट फ्रॉम पेयर्स बोथ इंडिविजुअल इंक्यूबेट एंड फीड द यंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, कुछ पक्षियों में दोनों पेरेंट्स, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, अंडों को इंक्यूबेट करते हैं, और दोनों क्या करते हैं, अंडों के लिए चारा लेने के लिए जाते हैं। मतलब अभी अगर मेल इंक्यूबेट कर रहा है तो फीमेल चारा ढूंढने जाएगा, और अगर फीमेल इंक्यूबेट कर रहा है तो मेल, इस तरह से होता है। बट द फीमेल यूजुअली हैज़ ग्रेटर शेयर ऑफ द बर्डन, लेकिन अधिकतर क्या होती है, फीमेल ऐसी करती हैं। अमंग द एक्सेप्शन ऑफ दिस बिहेवियर पैटर्न द टिमैबू, ठीक है, पार्टरिज लाइक गेम बर्ड्स, ऑस्ट्रिच एंड सम गैलिनेशियस स्पीसीज, फिजेंट, ग्राउस, टर्कीज एंड फेलोरोप्स आर इन फेलोरोप्स। तो ये सारे क्या हैं, कुछ एक्सेप्शन है जिसमें मेल भी पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर मेल भी क्या करते हैं, अंडों को सेते हैं। इन द फेलोपोड्स द रोल ऑफ द सेक्सेस इज लार्जली रिवर्स्ड। इन द फीमेल आर मोर ब्राइटली कलर्ड देन द मेल्स एंड नॉट सरप्राइजिंगली are the aggressive ones in courtship and territorial defense. Incubation is carried out solely by the male, but the female aids feeding of the young। देखो ये कौन सा एक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है, क्या, फेलोरोप्स का। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि जो मेल होता है वो क्या होता है, एग्रेसिव होता है, और मेल क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स बियर करता है। लेकिन ये फेलोरोप्स है उसमें क्या होता है, फीमेल क्या होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, और फीमेल ठीक है मैटिंग के समय ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। क्लियर, फीमेल ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं, और फीमेल से ज़्यादा क्या करती हैं मेल की तुलना में फीमेल्स। हाँ एक चीज़ याद रखना, एग्रेसिव मेल को होना चाहिए लेकिन यहाँ फीमेल होती है, ठीक है। ब्राइट कलर मेल को होना चाहिए लेकिन यहाँ पर फीमेल ब्राइट कलर होती है। मदर क्या करती है, अधिकतर केयर करती है, ठीक है, जो फीमेल होती है वो केयर करती है, लेकिन यहाँ पर में जो मेल होते हैं वो ज़्यादा केयरिंग करते हैं, अपने जो भी प्रोजनीस वगैरह होते हैं उनकी ज़्यादा केयरिंग करते हैं। एज मैनी बर्ड्स बिगेन इंक्यूबेशन विद लेइंग ऑफ द फर्स्ट एग इन क्लच, द एग्स हैचेस डिफरेंट टाइम्स। ठीक, बहुत सारे बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो क्लच में, मतलब बहुत सारे अंडे एक साथ देते हैं और उसके बाद उनको इंक्यूबेट करते हैं, सेना स्टार्ट कर देते हैं। और बहुत सारे क्या होते हैं, एक एक अंडे देते हैं और अंडे देने के साथ ही उनको इंक्यूबेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था बर्ड्स में। देखते हैं टाइम कितना बचा है, नहीं तो उसी के अकॉर्डिंग इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैमल्स का बच जा रहा है, मैमल्स। ठीक है, मैमल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मैमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सारी चीज़ों को हमने पढ़ लिया है, अब मैमल्स को ही बचे हैं पढ़ने के लिए, तो मैमल्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाकी को।